दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली। सुनने में लगता है कि ये सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर है, लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाली हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ चट्टानों का एक ढेर नहीं, बल्कि उत्तर भारत की एक तरह से लाइफलाइन है। और ये लाइफलाइन मतलब खतरे में है। आज हम अरावली को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। ये पहाड़ बने कैसे, हमारी संस्कृति पर इनका क्या असर है, और आज ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों है। बिल्कुल। हमारे पास पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक सर्वे और कुछ ऐतिहासिक लेख भी हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि इन पहाड़ों का भविष्य हमारे शहरों, हमारे पानी और हमारी हवा के भविष्य से कैसे जुड़ा है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये अरावली रेंज आखिर है क्या और कितनी बड़ी है? इसका स्केल समझना बहुत जरूरी है। ये गुजरात से शुरू होती है, पूरे राजस्थान को पार करती है, फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आकर खत्म होती है। मतलब लगभग 800 किलोमीटर? जी, लेकिन इसकी उम्र और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये पहाड़ हिमालय से भी करोड़ों साल पुराने हैं। करोड़ों साल? मतलब जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था, तब से ये पहाड़ियां खड़े हैं। बिल्कुल। भूवैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसकी चट्टानों में प्रिय अरावली काल की संरचनाएं छिपी हैं, जैसे बुंदेलखंड नाइस। बुंदेलखंड नाइस, ये क्या होता है? ये खास तरह की रूपांतरित चट्टान है जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे पुरानी चट्टानों में से एक मानी जाती है। मतलब जब हम अरावली को देखते हैं तो हम असल में पृथ्वी की शुरुआती बनावट की एक झलक देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती किताब है। एक तरह से, हाँ। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी और बहुत विशाल है, लेकिन आज के जमाने में इसका सबसे जरूरी काम क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये थार मरुस्थल को रोकती है, एक प्राकृतिक दीवार की तरह। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? मान लीजिए कल सुबह हम उठें और अरावली गायब हो जाए, तो क्या होगा? परिणाम मतलब भयावह होंगे। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली की हवा में आज जो प्रदूषण है उसमें थार रेगिस्तान की रेत और धूल भी मिल जाएगी। हर साल गर्मियों में हमें सिर्फ लू नहीं बल्कि रेतीले तूफान झेलने पड़ेंगे। जो धूल आज राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में रुक जाती है वो सीधी हमारे घरों और फेफड़ों तक पहुंचेगी। और पानी का क्या होगा? पानी के लिए तरसते शहरों का भूजल और तेजी से खत्म हो जाएगा। अरावली एक स्पंज की तरह काम करती है जो मॉनसून के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन में छोड़ती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। बिल्कुल। इसके बिना बारिश का ज्यादातर पानी बहकर बर्बाद हो जाएगा। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, उत्तर भारत के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक क्लाइमेट रेगुलेटर। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं। मतलब हम एक रेगिस्तान को रोकने के लिए सचमुच में एक हरी दीवार बना रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट काफी हद तक वैसा ही है और ये अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से प्रेरित है। अच्छा। योजना है कि गुजरात के पोरबंदर से लेकर हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी यानी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। 1400 किलोमीटर? ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये दुनिया के सबसे बड़े इको रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकता है। तो इसमें सिर्फ पेड़ लगाए जाएंगे या कुछ और भी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका लक्ष्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना है। इसमें देशी प्रजातियों के पेड़ लगाना जो यहाँ की जलवायु के लिए सही हो। हाँ, घास के मैदानों को पुनर्जीवित करना और सबसे जरूरी स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया में शामिल करना। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती चरण में अरावली क्षेत्र के हर जिले में 5-5 तालाबों और झीलों को भी पुनर्जीवित करने की योजना है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये तो वाकई में एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। चलिए इस श्रृंखला के अलग अलग हिस्सों को थोड़ा करीब से देखते हैं ताकि इसकी विविधता समझ में आए। राजस्थान से शुरू करें तो सबसे पहले जहन में उदयपुर आता है, झीलों का शहर। और उदयपुर की सारी खूबसूरती अरावली की वजह से ही है। पिछौला झील, सिटी पैलेस, सब कुछ इन हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सही बात है। और वहीं पास में है कुंभलगढ़ का किला, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी है। और ये किला अरावली की एक ऊंची चोटी पर बनाया गया था। बिल्कुल, जो दिखाता है कि सदियों से इन पहाड़ों का सामरिक महत्व कितना ज्यादा रहा है। राजस्थान में ही एक और जगह है बांसवाड़ा, जिसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये नाम मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता रहा है। और ये नाम माही नदी की वजह से पड़ा है,
जो अरावली से ही ऊर्जा पाती है और अपने रास्ते में छोटे छोटे द्वीप बनाती है। अच्छा। ये इलाका अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका जीवन सदियों से इन पहाड़ों और नदियों से जुड़ा रहा है। फिर अजमेर और पुष्कर हैं, जहाँ एक तरफ अजमेर शरीफ दरगाह है तो दूसरी तरफ दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। और जयपुर की तो बात ही अलग है। मैंने नाहरगढ़ किले से शहर का नजारा देखा है। एक तरफ पूरा शहर फैला है और दूसरी तरफ अंतहीन अरावली की पहाड़ियां। आपको सच में एहसास होता है कि ये शहर इन पहाड़ों की गोद में ही बसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो इन स्रोतों का सार है। ये किले, ये शहर, ये झीलें, ये सब कुछ अरावली की वजह से ही संभव हो पाया है। किलों को सुरक्षा मिली, शहरों को पानी मिला और संस्कृति को फलने फूलने के लिए एक खूबसूरत कैनवस मिला। राजस्थान का इतिहास तो शानदार है, लेकिन अरावली का एक बिल्कुल अलग और आधुनिक चेहरा हमें हरियाणा में देखने को मिलता है ना? हाँ, एक जबरदस्त कंट्रास्ट है। जहाँ एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ सदियों पुराने जंगल। गुरुग्राम को देखिए, भारत का आईटी हब, देश में तीसरी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, और उसी शहर की सीमा पर है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। इसी तरह फरीदाबाद है, हरियाणा का मैनचेस्टर, एक बड़ा औद्योगिक शहर, लेकिन वहीं पर सूरजकुंड और बड़खल झील जैसी जगह हैं, और मंगरमणि जैसा एक सेक्रेड ग्रोव, एक पवित्र जंगल। हाँ, जिसे स्थानीय समुदाय देवता की तरह पूजता है और सदियों से उसकी रक्षा कर रहा है। और फिर आखिर में दिल्ली, जहां अरावली दिल्ली रिज के रूप में खत्म होती है। इसे दिल्ली के फेफड़े भी कहते हैं। और ये कोई मुहावरा नहीं है, ये सच में शहर के प्रदूषण को सोखने का काम करती है। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही है। तो आप देखिए, गुजरात के आदिवासी गांवों से लेकर दिल्ली के लुटियन जोन तक अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रकृति को एक साथ पिरोने वाला एक धागा है। आपने वाइल्ड लाइफ का जिक्र किया, तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। यह सिर्फ किलों और शहरों के बारे में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट इस पर काफी रोशनी डालती है, खास तौर पर हरियाणा के हिस्से पर। हाँ, और ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि इन तथाकथित बंजर पहाड़ियों में असल में क्या छिपा है। अच्छा। सर्वे हरियाणा के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में किया गया था। और नतीजे चौंकाने वाले थे। यहाँ तेंदुए, धारीदार लकड़बग्गे, सियार, नीलगाय, चिनकारा समेत 10 से ज्यादा स्तनधारी प्रजातियां मिली। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। तेंदुए की मौजूदगी की संभावना, जिसे ऑक्यूपेंसी कहते हैं, 0.60 पाई गई। 1 मिनट, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों के ठीक बगल में 60% इलाके में तेंदुए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या ये वाकई संभव है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोने में तेंदुआ बैठा है, बल्कि ये कि इन जानवरों के घूमने फिरने के निशान, जैसे कि पंजों के निशान या मल, अच्छा, सर्वे किए गए 60% क्षेत्र में मिले। ये दिखाता है कि ये जानवर हमारे कितना करीब रह रहे हैं, अक्सर हमारी नजरों से ओझल। और उनकी मौजूदगी सीधे तौर पर घनी झाड़ियों और पेड़ों के कवर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जहाँ जंगल है वहाँ जीवन है। लेकिन इन्हीं जंगलों पर तो सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में वनों की कटाई, खनन और बढ़ते शहरीकरण को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पेड़ों के कटने की बात नहीं है, ये एक कानूनी और कह सकते हैं कि व्यवस्थागत समस्या भी है। वो कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा अधिनियम 1996 जैसे कानून, जो स्थानीय समुदायों को उनके जंगलों पर अधिकार देते हैं, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि खनन और रियल एस्टेट जैसी परियोजनाओं को आसानी से मंजूरी मिल जाती है। भले ही वे पारिस्थितिकी और स्थानीय लोगों को कितना भी नुकसान पहुंचाएं। ये संरक्षण और शोषण के बीच का संघर्ष, ये कोई नई बात तो नहीं होगी। राजस्थान के इतिहास में तो पर्यावरण को बचाने की एक बहुत मजबूत परंपरा रही है ना? बहुत गहरी परंपरा। 15वीं शताब्दी में गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें जाम्बूजी भी कहा जाता है, हाँ। उन्होंने 29 नियम बनाए थे। उनमें से कई सीधे तौर पर पेड़ों, वन्य जीवों और पानी के संरक्षण से जुड़े थे। उनकी शिक्षाएं कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी, बल्कि उस शुष्क क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित थी कि संयम ही सामूहिक अस्तित्व का आधार है। सही। और इसी परंपरा की सबसे शक्तिशाली कहानी 1730 में खेजड़ली गांव में देखने को मिलती है। ये कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। जरूर।
मारवाड़ के राजा के एक अधिकारी गिरधारी भंडारी ने चूना पकाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में स्थानीय समुदाय के लोग पेड़ों से चिपक गए। हाँ, उन्होंने कहा कि सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। और उस दिन अमृता देवी समेत 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। 363 लोग पेड़ों के लिए? ये अविश्वसनीय है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद आज के संदर्भ में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। जब तत्कालीन शासक महाराजा अभय सिंह को इस नरसंहार का पता चला तो वे खुद गांव आए। उन्होंने न केवल उस अधिकारी को दंडित किया बल्कि एक शाही फरमान जारी करके बिश्नोई गांवों में पेड़ काटने और शिकार करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। जी, उन्होंने माना कि ये अनियंत्रित शोषण एक नैतिक और राजनीतिक भूल थी। तो एक मिनट, इसका मतलब ये है कि 300 साल पहले एक राजा पर्यावरण को लेकर ज्यादा प्रगतिशील था बजाय आज की हमारी चुनी हुई सरकारों के। ये तो कमाल का विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तब संरक्षण एक नैतिक कर्तव्य था जिसे राजा का भी समर्थन प्राप्त था। आज यह अक्सर कानूनी दांवपेच और आर्थिक हितों का मामला बन गया है। 18वीं सदी का एक राजा अपने अधिकारी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा दे रहा है। और आज हमारी आधुनिक व्यवस्थाएं कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए उसी तरह के शोषण को वैधता प्रदान कर रही हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या पता चलता है? अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं है। नहीं, यह थार मरुस्थल को रोकने वाली एक दीवार है। यह शानदार किलों और मंदिरों का घर है। यह तेंदुए और लकड़बग्गे जैसे वन्य जीवों का आवास है। और ये सदियों से संरक्षण और शोषण के बीच संघर्ष का एक मैदान भी रहा है। इसे सिर्फ एक भूविज्ञानिक इकाई के रूप में देखना इसकी पूरी तस्वीर को अनदेखा करना है। ये एक जीवित प्रणाली है। इसका असर लाखों आदिवासी, पशुपालक और किसान समुदायों पर पड़ता है, जिनकी आवाज अक्सर विकास की दौड़ में अनसुनी कर दी जाती है। इसलिए चुनौतियां सिर्फ पर्यावरणीय नहीं हैं, बल्कि कानूनी और लोकतांत्रिक भी हैं। सही। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि अरावली का स्वास्थ्य सीधे तौर पर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और अहमदाबाद जैसे करोड़ों लोगों के शहरों की हवा और पानी की गुणवत्ता से जुड़ा है। इसका क्षरण हमारे भविष्य के लिए एक सीधा खतरा है। बिल्कुल। विज्ञान हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अरावली वो खोने के परिणाम क्या होंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हमें बताती है कि वहां क्या है जिसे बचाना है, और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि उसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हमें इसे बचाना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि इन स्रोतों को पढ़ने के बाद सवाल कुछ और ही बन जाता है। सही। अब असली सवाल ये है कि क्या हमारी आधुनिक शासन प्रणालियां, हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारा समाज एक जीवित पर्वत श्रृंखला को उतना महत्व दे सकता है जितना कि सदियों से इस पर निर्भर रहने वाले बिश्नोई जैसे समाजों ने दिया है? क्या हम अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर को खो देंगे जो हमें अनगिनत तरीकों से जीवन देती है? या हम इतिहास से सबक लेकर इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे? यही आज का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है।